नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल पूरे प्रदेश में केंद्र बिंदु रहेगा। वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर के सीएम योगी जहां भाजपा की सरकार दोबारा प्रदेश में बनवाने के लिए ताल ठोकेंगे, वहीं आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव भाजपा के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां, इसके लिए आजमगढ़ में सपा का केंद्रीय कार्यालय बनेगा। इसको लेकर आज आजमगढ़ के रजिस्ट्री कार्यालय पर पार्टी के निर्देश पर 10 नेताओं ने 12 किसानों से जमीन एक साथ रजिस्ट्री कराई। करीब 2 बीघे में बनने वाले इस पार्टी कार्यालय में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आजमगढ़ अयोध्या मार्ग पर नेशनल हाईवे 233 के किनारे सदर तहसील क्षेत्र के अनवरगंज के निकट राजेश्वर ग्राम महाराजपुर में यह भव्य पार्टी कार्यालय बनेगा, जिसका जल्द ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में भूमि पूजन भी संपन्न होगा। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से पहले पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव सांसद थे। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव यहां से सांसद चुने गए। हालांकि उनके नाम से आजमगढ़ में कोई जमीन नहीं थी, तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि उनके नाम से जमीन खरीदी जाएगी और वह खुद आएंगे। लेकिन आज जब उनके निर्देश पर रजिस्ट्री कार्यालय पर सुबह से ही सपा नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ तो लोगों में कौतूहल बना हुआ था। थोड़ी देर बाद यह स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए 10 वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने नाम से जमीन रजिस्ट्री कराई। इस दौरान रजिस्ट्री कराने वालों में पूर्व मंत्री सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक नफीस अहमद, संग्राम यादव, पूर्व एमपी नंद किशोर यादव, पूर्व विधायक विजयी सरोज, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और पार्टी के प्रत्याशी रह चुके जयराम पटेल के नाम से भूमि क्रय की गई। किसान नसीर अहमद, शाकिर, हामिद, शाकिब, शाहीन व सोहराब सहित 12 लोगों ने सपा कार्यालय के लिए अपनी जमीन बिक्री की। इस दौरान विधायक आलम बदी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नफीस अहमद और डॉक्टर संग्राम यादव ने आज के दिन को आजमगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताया। उनका कहना था कि हमारे नेता अखिलेश यादव का काम बोलता है और जब केंद्रीय कार्यालय बन जाएगा तो यहां से 2022 की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। देखिए, ये आजमगढ़ की तारीख के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलितों, मुसलमानों के रहनुमा, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब, किसान, नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। कहा यह जा रहा है कि इसमें 5000 से ज़्यादा क्षमता के बैठने के लिए रहेगा। पूरे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं के लिए ये बनाया जा रहा है। बगल में मोदी जी से हैं और योगी जी से सेंटर में आजमगढ़ रहेगा। देखिए, हमारा तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेता का काम बोलता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया, मेट्रो ट्रेन का, एक्सप्रेसवे का, कैंसर इंस्टीट्यूट, लैपटॉप, सड़कों का पूरा जाल, आज तक उसकी कोई काट कोई नेता ढूंढ नहीं पाया। उत्तर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चलकर अपनी नेम प्लेट लगाकर वो अपना नाम कर रहे हैं, इसलिए कोई तुलना ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो काम होने जा रहा है ये एक मील का पत्थर होगा आजमगढ़ के लिए। कितनी जमीन लिखी गई है और कब तक इसका भूमि पूजन होगा? बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा और एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कितना कुछ क्षेत्रफल है? लगभग 2 बीघे के करीब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आजमगढ़ के सांसद हैं, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करेंगे, स्वागत करेंगे। उन्होंने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का जो केंद्र बनाने का फैसला लिया, आज उसके लिए अनवरगंज में काश्तकारों ने जो ज़मीन देने का काम किया, उससे आने वाले दिनों में
यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय बन करके जो हमारी रणनीति है 2022 की और जिस तरह से काम करना है उसको लेकर के हम सब बहुत सुंदर कार्यालय बनाने का काम होगा। कितने काश्तकारों ने जमीन दान दिया है? मतलब इसमें लगभग 7-8 काश्तकार हैं और बाकी डिटेल आपको रजिस्ट्री कार्यालय से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो ये लगभग कब तक भूमि पूजन होने की संभावना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब तक आएंगे? भूमि पूजन बहुत जल्द होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही वो आजमगढ़ आएंगे और भूमि पूजन भी करेंगे और 2022 की लड़ाई यहीं से आगाज होगा निश्चित तौर पर पूर्वांचल से। और हमें आज बहुत खुशी है कि इतना बड़ा भव्य कार्यालय आजमगढ़ में, जिसमें समाजवादी आंदोलन, मैं समझता हूँ बहुत दिनों के बाद इस तरह का रचनात्मक काम, क्योंकि समाजवादी आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो कल्पना की थी गांव गरीब किसान, और उसको ले करके और आजमगढ़ का जो समाजवादी आंदोलन में योगदान है, आप स्वतः जानते भी हैं कि लाख प्रयास के बावजूद किसी राजनीतिक दल को इतना इज्जत सम्मान नहीं मिला जितना इज्जत सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव को की महान जनता ने देने का काम किया। अवसर पर रजिस्ट्री विभाग के उप निबंधक सौरभ राय ने बताया कि करीब 52 लाख के राजस्व की प्राप्ति विभाग को हुई है, जो इस वित्तीय वर्ष में एक क्रय पर सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से ज़मीन क्रय की गई है और जिसमें पार्टी ने 10 लोगों को अधिकृत किया था और ज़मीन क्रय की गई है। नियमानुसार सरकार को इसमें लगभग 45,90,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और 6,55,800 रुपये की सरकारी निबंधन शुल्क भी प्राप्त हुआ है और नियमानुसार पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। तो कितने विक्रेता थे और कितनी जमीन लिखी गई? लगभग 12 विक्रेता थे और 10 अधिकृत क्रेता थे जो पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए थे और नियमानुसार सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है और ये हमारे इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी रजिस्ट्री भी है। तो ये कितनी जमीन थी लगभग? ये जब लगभग जो है लगभग क्या ये 1080 कड़ी ज़मीन थी, 4374 स्क्वायर मीटर लैंड है और रेजिडेंशियल रेट पे इसको परचेज़ किया गया है। वासी दर पे ज़मीन क्रय की गई है और स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क नियमानुसार अदा किया गया है। कहाँ पे है सर? ये सदर तहसील के महाराजपुर राजस्व ग्राम में ये स्थित है ये संपत्ति। जनपद में दूसरे चक्र के कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरे उत्साह और विश्वास के साथ टीका लगवाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि 15 स्वास्थ्य केंद्रों के 28 टीकाकरण स्थलों पर टीकाकरण का कार्य किया गया है, जहां 2800 स्वास्थ्य कर्मियों में से 1906 का टीकाकरण हुआ है। इसमें मेडिकल कॉलेज ने 100% टीकाकरण किया है, जबकि सबसे खराब स्थिति महिला हॉस्पिटल की रही, जहां मात्र 37.5% लोगों का ही टीकाकरण हुआ। टोटल लक्ष्य के सापेक्ष 68.07 लोगों का टीकाकरण किया गया है। वैक्सीन लगने के बाद ABC चैनल ने कई स्वास्थ्यकर्मियों से बात की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं हुई है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व असरदार है। लोग बिना किसी संकोच के टीका लगवाएं। कितनी देर तक यहाँ बैठे थे? कोई आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से? मैं ही कहना अपने स्वास्थ्य कर्मियों और बाकी जनता से यही अनुरोध करूंगा कि वे जो है टीकाकरण जो है बिना किसी सोच के, बिना किसी संकोच के जो है अपना टीका लगाएं। मैंने अपना फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है और ये महसूस हो रहा है कि और लोग भी वैक्सीनेशन कराएं और अपने इस कोरोना की बीमारी से मुक्ति पाएं और अपना फ्री होके अपना काम कर सकें, अपना व्यवसाय कर सकें तथा अपनी आगे की हर काम को अच्छे से करें। कोई दिक्कत नहीं हुई, पता तक नहीं चला। वैक्सीन इतने आराम से लग रही, सिरिंज इतनी अच्छी है, नीडल भी बहुत अच्छे, लगाने वाले भी खूब ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे से लगाए हैं। क्या कहना चाहिए? अब कुछ भी
सबको लगवाना चाहिए और फ़ौरन सब लोग लगवाएंगे, बहुत जल्दी ही लगवा लें। सब हेल्थ वर्कर हैं, सब जानते हैं इसके फ़ायदे को, और टीका तो पहले भी लगता रहा है, लेकिन हम लोगों को ये पहली बार लग रहा है। इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे तीनों जिले में पिछली बार भी लगा था, उसमें कोई नुकसान, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई AEFI नहीं हुआ था। कोई नहीं लगा, डर कोई नहीं लगा। हम इस सबसे यही कहना चाहेंगे कि सब लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, जिससे कि ये महामारी हमारे देश से ख़त्म हो सके। कोई उलझन वगैरह नहीं हो रही? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो ठीक लग रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है लगवाने से। ये है कि खुशी है कि सभी लोगों को लगवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 8 तक के विद्यालयों को जनवरी माह से संचालन की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। संगठन का कहना था कि अब जबकि समाज की सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में सिर्फ विद्यालयों का ही बंद होना न्यायोचित नहीं प्रतीत हो रहा है। कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थानों को 16 मार्च से बंद करने का आदेश दिया गया। पूरे देश में 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया। तब से आज तक नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद चल रहे हैं, जिसके कारण एक ओर जहां छात्रों का भविष्य अंधकार में है, तो वहीं दूसरी ओर आर्थिक संकट से जूझ रहे निजी विद्यालय भी बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई, कोर्स सब पीछे छूट गए हैं। अभी भी 3 महीनों का वक्त है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस दौरान विद्यालय खोले जाएं, तो विद्यालय मेहनत कर बच्चों के कोर्स पूरा करा सकते हैं, उनका पूरा साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। समाज की सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, सिर्फ एक विद्यालय ही एक ऐसी गतिविधि है जो बंद है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक रूप से हरासमेंट हो रहा है, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। साथ साथ विद्यालय प्रबंधन बहुत विकट परिस्थितियों में जो है पड़ा हुआ है, उसके पास न फीस आ रही है, न ही टीचर्स को देने के पास उसके पास पैसे रह गए हैं। गाड़ियां भी उसकी खड़ी हैं जो मेंटेनेंस के अभाव में ख़राब हो रही हैं। तो हम लोग शासन से चाहते हैं कि जो भी गाइडलाइन वो तय करे, कम से कम कक्षा 8 तक के विद्यालय को जो है एक न्यूनतम गाइडलाइन बना करके तय कर दे कि इस शर्त के आधार पर आप लोगों को विद्यालय खोलना है, ताकि हम लोग विद्यालय खोल करके समय से बच्चों को जो है कोर्स को पूरा कराते हुए अगले सत्र में उन्हें हम जो है प्रमोट करके कक्षा को संचालित कर सकें। आगामी आने वाली परीक्षा भी होने वाली है, किस तरह से क्या गाइडलाइन? परीक्षा अब चूँकि कोर्स पूरे नहीं है, ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई है बहुत कम बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, 10 से 15%। जो परीक्षाएं अभी हुई हैं ऑनलाइन, उसमें भी बहुत कम बच्चे परीक्षा दिए। अब यदि विद्यालय खुल जाते हैं तो भौतिक रूप से प्रेजेंट होकर के परीक्षाएं हो जाएंगी, हम लोग कोर्स भी अपने पूरे कर लेंगे लग करके। यदि नहीं होती तो फिर सरकार की जैसी गाइडलाइन होगी, परीक्षा उसी आधार पर होगी, जैसा सरकार कहेगी वैसा होगा। और हम से कम जो है बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे हैं, ध्वजारोहण में शामिल हमेशा होते हैं, तो कुछ नहीं तो कम से कम उस दिन तो पहले बुला लिया जाए कि उनको भी सम्मिलित किया जाए ध्वजारोहण में। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में बैठक की गई। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक थानों के अंतर्गत हल्केवार गांव की रिपोर्ट बनाएं, जिसमें पंचायत चुनाव में कितने लोग लड़ रहे हैं या कितने लोग लड़ चुके हैं, उनको बुलाकर संबंधित थानों पर मीटिंग कराएं। गांव में जो भी भूमि आबादी से संबंधित विवाद चल रहे हैं, उसको राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त वादों में जो पक्ष नहीं मानता है तो उससे संबंधित लोगों को भी पाबंद करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 6 माह के अंदर जो भी 107/16 की कार्रवाई की गई है उसको फॉलो करते हुए आदेश जारी किया जाए। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों एवं समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने संबंधित क्षेत्रों में संवेदनशील, अति संवेदनशील एवं अति संवेदनशील जो भी बूथ हैं उनका चिन्हांकन कर लें। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में जितने भी असलहे के लाइसेंस धारक हैं उनकी सूची बना लें। उनमें जो हिस्ट्री सीटर हों या संदिग्ध हों या कोई प्रत्याशी हो, उसके असलहे को प्राथमिकता के आधार पर जमा कराया जाए। एसडीएम सदर ने आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां भी अवैध शराब की सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही खनन विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन से संबंधित जो भी विवाद है उसको संज्ञान में लाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए।
जहां पर खनन हो रहा है वहां पर भी कोई विवाद हो तो उसका निस्तारण करा लिया जाए। ध्यान रखा जाए कि कहीं भी रात्रि के समय खनन न हो। साथ ही उन्होंने ARTO को भी निर्देश दिए कि जो भी ओवरलोडिंग गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं उसका अभियान चलाकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस अवसर पर CO सदर सिद्धार्थ तोमर, CO सिटी राजेश तिवारी, तहसीलदार, संबंधित खंड विकास अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी पंचायत चुनाव है, उसके संबंध में सभी जिला स्तरीय और विकासखंड तहसील स्तरीय अधिकारियों से बैठक की गई कि सभी का उसमें जो सहयोग है वो अपेक्षित है, क्योंकि पंचायत एक वृहद प्रक्रिया है। इसमें जो मध्यस्थल बनने हैं उन पर पोलिंग पार्टी के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है, इसके अलावा प्रधान, प्रत्याशी या निवर्तमान पूर्व प्रधान, उन सभी के बीच प्राय कई विवाद रहते हैं जो कि बड़ा रूप ले लेते हैं पंचायत चुनाव के आते आते। तो उन्हीं की समीक्षा किए जाने और ससमय सूचना जो फील्ड कर्मचारी हैं यदि मुझसे या क्षेत्राधिकारी से, तहसीलदार से उनको शेयर करेंगे तो बेहतर निरोधात्मक कार्रवाई हम कर पाएंगे ताकि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। इसकी बैठक की गई। इसके अलावा मासिक समितियों की बैठक की गई है, जैसे गोवन संरक्षण समिति है, मध्याह्न भोजन समिति है, बाल विकास समिति है। जितनी भी विभागीय समिति हैं जिसमें तहसील और पुलिस का हस्तक्षेप रहता है, उन समितियों की मासिक बैठक की गई और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा खनन के संबंधी जो टास्क फोर्स की बैठक है तहसील स्तर की, वो भी की गई और बताया गया कि कौन सा खनन वैध है, कौन सा अवैध है, क्या प्रपत्र हमें देखे जाने हैं और किसी को अनावश्यक परेशान न किया जाए उसमें। और यदि कोई अवैध परिवहन करता है, खनन करता है रात में, तो उसके विरुद्ध फिर खान अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाए। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ का चुनाव वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, एडवोकेट तथा वरिष्ठ समिति के सदस्यगण मिर्जा एजाज अहमद बेग, राजाराम यादव, मातवर सिंह तथा इंद्रासन सिंह की देखरेख में शुक्रवार को संपन्न हुआ। पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 3 बजे अपराह्न तक चला। तत्पश्चात 3:30 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना के बाद वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने परिणाम की घोषणा की। मतदान में कुल 64 मत पड़े। इनमें से अध्यक्ष पद पर त्रिभुवनपति तिवारी एडवोकेट जयप्रकाश राय को 2 मतों से पराजित कर विजयी घोषित किए गए। जयप्रकाश राय को 31 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार मंत्री पद पर अजीत सिंह एडवोकेट ने कुल 35 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जयप्रकाश यादव एडवोकेट को 6 मतों से पराजित किया। जयप्रकाश यादव को कुल 29 मत प्राप्त हुए। केवल इन्हीं 2 पदों पर लड़ाई थी। शेष पदों जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर मोहम्मद शफीक, उपाध्यक्ष पद पर हरिनाथ पांडे तथा सच्चिदानंद सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सोहन राम यादव, उपमंत्री प्रशासन पद पर कमलेश कुमार मिश्र, उपमंत्री प्रशासन आशीष कुमार अस्थाना, उपमंत्री पुस्तकालय पद पर कृष्णकांत माथुर, कोषा अध्यक्ष पद पर रविंद्र कुमार तथा सदस्य वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर एजाज आलम, यशवंत कुमार मिश्र, शेषमणि तिवारी, विनहेश कुमार यादव एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी पद पर धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कोई लड़ाई न होने के कारण निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सेंट्रल बार आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ का चुनाव हुआ है। इसमें हम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। हम अपने बार हित में, अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। इसके अलावा असामाजिक, असंवैधानिक कोई कार्य नहीं करेंगे। और जो देश की बातें हैं और राष्ट्र की बातें हैं उसके लिए हम लोग सदैव जो है संघर्षशील रहेंगे। अधिवक्ता हित के लड़ाई के लिए जोर शोर से लड़ेंगे, उसमें कोई कहीं से कोई कसर नहीं रहेगी। अधिवक्ता हित ही हमारा सर्वोच्च। और ये संघ का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है और यहाँ कमिश्नरी न्यायालय में दूरवर्ती मंडल के वादीगण यहाँ आते हैं न्याय के लिए। तो हम पदाधिकारियों का यह दायित्व होता है कि न्यायालय और हम अधिवक्ता के बीच में सामंजस्य बना रहे, सुचारू रूप से उनको न्याय मिलता रहे। हमारा बार इसके लिए निरंतर प्रयास करता है और चूँकि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ इसलिए हम उसमें सदा अग्रसर रहेंगे। अधिवक्ता हित के लिए कहाँ तक संघर्ष? अधिवक्ता हित तो सर्वोपरि है। हमारे बार के सभी उस पट पे स्लोगन होता है कि अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। तो वादी हित को देखते हुए ही अधिवक्ता हित सर्वोपरि होता है और अधिवक्ता हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता है और न्याय के लिए ही
उसकी कलम चलती है और हमारे बार का, हमारे सदन का यह प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ आवे उसको न्याय मिले। प्रदेश स्तरीय 15 सूत्री श्रमिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर विद्युत कर्मियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के बैनर तले लामबंद होकर मुख्य अभियंता कार्यालय पर यह धरना दिया। धरने के दौरान कर्मचारी नेताओं ने जहां संविदा कर्मियों को अब तक दिसंबर माह के मानदेय का भुगतान न किए जाने पर आक्रोश जाहिर किया, तो वहीं संघ ने तेलंगाना सरकार की तरफ विद्युत संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की यूपी सरकार से भी मांग की। संविदा कर्मियों को ईपीएफ मद में किए गए कटौती में हुए भारी घोटाले की सीबीआई जांच की भी उनके द्वारा मांग की गई। अपने चरणबद्ध आंदोलन के द्वितीय चरण में शुक्रवार को यहां धरना देते हुए संघ ने कहा कि अगर 27 जनवरी तक संविदा कर्मियों के मानदेय के भुगतान सहित उनकी अन्य मांगों को शासन और प्रबंधन तंत्र ने पूरा नहीं किया तो वे बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संविदा मजदूरों का जो है कि पूरे जोन में वेतन दिसंबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से मजबूर होकर के हम लोग को यहाँ धरना देना पड़ा है। और ओरिएंट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं आलोक दुबे जी, और वो कह रहे हैं कि बुधवार तक समय मांग रहे हैं, बुधवार यानी 27 तक जो है कि सैलरी मिल जाएगी। तो अभी घोषणा करेंगे तो हम लोग अभी अपना धरना ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद भी नहीं मिलता है तो फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी, कार्य बहिष्कार किया जाएगा। महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर और अभिनेता सैफ अली खान का प्रतीकात्मक पुतला शुक्रवार को फूंका गया। इस दौरान वेब सीरीज के पोस्टर और बैनर को भी सेना के सैनिकों ने फूंककर अपनी भड़ास निकालते हुए जमकर नारेबाजी किया। नेतृत्व कर रहे सेना के प्रदेश प्रभारी अनिल सिंह ने कहा कि इस तांडव वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कुचक्र रचा जा रहा है। देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हमारी सेना प्रबल विरोध करती है। हम अपने देवी देवताओं को आदर्श मानकर पूजा पाठ करते हैं, किंतु तांडव फिल्म के माध्यम से उन्हें अमर्यादित टिप्पणी कर देवी देवताओं का अपमान करना हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इस षड्यंत्र को जिसे जानबूझकर सृजित किया जा रहा है उसे कतई सफल नहीं होने देंगे। संगठन महाराणा प्रताप सेना इसका पुरजोर विरोध करती है। जिला संयोजक सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि तांडव वेब सीरीज को तत्काल बैन किया जाए और उसके निर्देशक व अभिनेता सैफ अली खान सहित अन्य सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ जो जिन कलाकारों ने हमारे हिंदू धर्म संस्कृति और देवताओं के खिलाफ जो है साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की है और हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का काम किए, उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए हैं। जो हम लोगों का मांग ये है कि सरकार जो है दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसी सजा दे ताकि वो लोग भविष्य में इस तरह की कुकृत्य करने का काम न करें। जो मुकदमा दर्ज हो गया, माफी भी मांग ली है और सारी चीजें हो गई, उसके बाद इस प्रदर्शन का क्या औचित्य है? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने से काम नहीं होता, अपराधियों को गिरफ्तार करे, उनको सख्त से सख्त सजा दे ताकि कोई भविष्य में इस तरह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ न कर सके। जो अब सेना की तरफ से हम लोग ये तांडव फिल्म जो बनी है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो एक कटाक्ष किया गया है, यह हम लोग आज यहाँ पर पुतला फूंक कर उन लोगों का यहाँ पर सर्वनाश किया गया है। और महाराणा प्रताप सेना हर जगह हर जिले में आज ये पुतला दहन का कार्य कर रही है और हिंदू देवी देवताओं का यह कटाक्ष कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग महाराणा प्रताप सेना की तरफ से मांग करते हैं कि उन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।